गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे मानव विकास। ये जो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत चैप्टर 4 है। ये सीबीएसई बोर्ड के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को समझना होगा। वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास क्या है? क्या वृद्धि और विकास का एक ही मतलब है या क्या दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं? इस बात को समझना होगा। और इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? वृद्धि और विकास में अंतर जानना होगा। ये सीबीएसई बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। और जब भी आप सीबीएसई बोर्ड का 12th का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपके इस चैप्टर से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। खासकर ऑब्जेक्टिव 18 जो ऑब्जेक्टिव आएंगे उसमें से एक क्वेश्चन रहेगा। सब्जेक्टिव में से 3 से 5 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है। यानी कि ये चैप्टर हमेशा 4 मार्क्स कैरी करता है। सो दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? वृद्धि और विकास क्या है? वृद्धि और विकास क्या है? तो वृद्धि और विकास समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास गुणात्मक परिवर्तन। यानी वृद्धि जो है सिर्फ क्वांटिटी डेवलपमेंट हो, यानी सिर्फ ये बढ़ रहा है। और विकास कब विकास माना जाएगा? जब उस वृद्धि में क्वालिटी हो, यानी कि इसका डेवलपमेंट जो है क्वालिटी होनी चाहिए। वृद्धि मूल्य निरपेक्ष है। अब निरपेक्ष शब्द क्या है भाई? तो नेचुरल वैल्यू। निरपेक्ष को क्या बोलते हैं? नेचुरल वैल्यू। नेचुरल वैल्यू में क्या होगा? ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन विकास हमेशा जो है मूल्य सापेक्ष होता है, यानी कि वैल्यू इसका हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, 2 अंतर आप समझे। तीसरा जो हो गया, ये धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। इसको समझना होगा। मान लो किसी देश की जनसंख्या एक निश्चित समय में 10 लाख से बढ़ के 15 लाख हो गई। 10 लाख से बढ़ के कितना हो गया? 15 लाख, यानी 5 लाख बढ़ा। अब इस 5 लाख जो जनसंख्या बढ़ी है, अगर इसके लिए गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है, गवर्नमेंट इसको रोजगार नहीं दे पा रही है, गवर्नमेंट इसको प्रॉपर रूप से एजुकेशन नहीं दे पा रही है, तो ये निगेटिव ग्रोथ है, यानी वहाँ जो है ये ऋणात्मक हो गया। एक और ऋणात्मक को दूसरे इस तरह समझ सकते हैं। मान लो किसी देश की जनसंख्या 10 करोड़ है, कुछ बीमारी महामारी से उसकी जनसंख्या कुछ समय बाद 8 करोड़ हो गई, तो ये भी जो है आपको ऋणात्मक होगा। लेकिन डेवलपमेंट जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। जनसंख्या बढ़ा, ठीक है, जनसंख्या बढ़ा और जनसंख्या बढ़ा और जनसंख्या बढ़ने के साथ हमेशा इसकी वृद्धि जो है पॉजिटिव होगी। यानी जनसंख्या बढ़ गया तो उसके लिए हमने स्कूल की व्यवस्था हो गई, रोजगार की व्यवस्था हो गई, उनकी ऑक्यूपेशन रोजगार की व्यवस्था हो गई, तो ये विकास की श्रेणी में आएगा। हमें लगता है कि आपको ये समझ में आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यह है कि मानव विकास सूचकांक, ये मानव विकास की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया? तो डियर स्टूडेंट्स, मानव विकास की अवधारणा को सबसे पहले पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने तैयार किया था। ये बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। ये पाकिस्तान के 10वें वित्त मंत्री भी थे और इन्होंने विश्व बैंक में ई पॉलिसी डायरेक्टर के रूप में 1970 के दशक में काम भी किए। तो इन्होंने मानव विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द इन्होंने रखा है, इन्होंने विकल्पों में वृद्धि, यानी ये मानते हैं कि किसी भी देश के मानव का विकास कब होगा? जब उसके पास विकल्पों में वृद्धि होगी। विकल्प में वृद्धि कब होगी? जब वो सक्षम होगा। मान लो, सिंपल से समझने के लिए, मान लो आप जाते हैं कहीं कोई चीज़ सामान खरीदने, आपके पास बहुत तरह के सामान हैं। चलो एक कलर टीवी लेने गए हो तो बहुत सारे टीवी होंगे, बहुत सारे साइज़ के होंगे, तो आप उसमें बेस्ट कब खरीदेंगे? जब आपके पास ज़्यादा पैसा होगा, यानी आपके पास विकल्प में वृद्धि होगा। कब? जब आप पैसे होंगे। आप पैसे कैसे होंगे? आपके पास रोज़गार होगा। रोज़गार कैसे होगा? जब आप शिक्षा लेंगे। शिक्षा कैसे लेंगे? जब आप स्वस्थ रहेंगे। तो इसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई है जो आगे हम लोग बात करेंगे। और दूसरा इनके साथ दिए थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इसे तो आप जानते ही होंगे, ये भारत के थे।
और 1998 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। इन्होंने भी इसी अवधारणा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि विकास का संबंध जो है स्वतंत्रता में वृद्धि का है। स्वतंत्रता वृद्धि का मतलब हमारे पास ऑप्शंस, डॉक्टर महबूब हक ने क्या कहा था, ऑप्शंस, है ना, एनलार्जिंग द पीपुल्स चॉइस, और इन्होंने कहा है इंक्रीजिंग ऑफ फ्रीडम। ये दो बेसिक अंतर है दोनों में। और ये इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछेगा कि मानव विकास की अवधारणा को किसने दिया, तो किसने दिया है, महबूब उल हक ने। इसमें एक अगला बिंदु होता है कि मानव विकास के केंद्र। अब मानव विकास के केंद्र कौन सा, संसाधनों तक पहुंचना, ठीक है, की एरिया ऑफ वुमेन, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तीन चीज जो है मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं। संसाधनों तक पहुंचने का मतलब क्या है भाई, संसाधनों तक पहुंचने का मतलब है कि अगर हम शिक्षा लेते हैं तो हमारे पास विकल्प बढ़ेंगे, जॉब का विकल्प बढ़ जाएगा। कोई बच्चा मान लो अच्छा एजुकेशन ले रहा तो उसे ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। कोई बच्चा प्राइमरी तक ही एजुकेशन ले रहा तो उसके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी कम होगी। कोई पढ़ ही नहीं रहा तो जॉब बिल्कुल ही उसके पास नहीं होगी। हो सकता है वो कहीं और काम करे, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए तो उसके पास ऑप्शंस नहीं है। एजुकेशन विकास के केंद्र बिंदु में शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। संसाधनों तक पहुंच का मतलब क्या हुआ भाई, हम किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। कब लेंगे, जब हम समर्थ होगा, ठीक है। मानव विकास के 4 स्तंभ, ये जो है 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें मानव विकास के 4 स्तंभ में सबसे पहला समता, दूसरा सतत पोषणीय, तीसरा उत्पादकता और चौथा सशक्तिकरण। समता जो है, इक्वलिटी जो है, ये क्या है हमारे समाज में। अगर हम लोग देखें, जिस समाज में हम लोग जी रहे हैं, जिस समाज में हम लोग, यहाँ बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। किस तरह के डिफरेंसेस मिलेंगे भाई, पहला डिफरेंसेस तो हो गया भाई गरीबी अमीरी का, दूसरा हो गया सामाजिक भेदभाव, तीसरा हो गया आपको लिंग के आधार पे भेदभाव, चौथा आपको जाति के आधार पे भी मिलेगा। इसके अलावा भी क्षेत्रीय भेदभाव, बहुत सारे भेदभाव हैं हमारे समाज में। अगर ये भेदभाव बने रहेंगे तो मानव विकास संभव नहीं है। तो इस मानव विकास के लिए सबसे पहले क्या है, समानता की जरूरी है। सतत पोषणीयता, यानी कि हम समाज के विकास में बिना पर्यावरण को हानि पहुंचाए हुए, फिर से बोलेंगे, बिना पर्यावरण को हानि पहुंचाए आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखते हुए हम विकास करें, ठीक है। उत्पादकता में, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उत्पादकता में अगर आप देखेंगे तो मानव के कार्य कौशल को बढ़ाना, मानव के क्षमता को डेवलप करना। तो क्षमता कैसे डेवलप करेंगे भाई, तो एजुकेशन तो है इसमें। दूसरा भी आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री कौशल योजना चल रहा है। इसमें क्या है कि लोगों को कार्य करने की क्षमता कैसे बढ़ाया जाए, तो उनके लिए अनेक तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है, जिससे लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसे उत्पादकता में वृद्धि की जानी चाहिए, क्योंकि जन समुदाय ही राष्ट्र के वास्तविक धन होते हैं, ठीक है। उत्पादकता भी समझ गए होंगे, यानी कि मानव में कार्य करने की क्षमता को वृद्धि करना। सशक्तिकरण, सशक्तिकरण क्या है भाई, ये सबसे देखेंगे तो ये हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी कमज़ोर हैं, जाति के आधार पे हैं खासकर, और दूसरा देखें तो महिलाओं को देखें तो वो काफ़ी कमज़ोर वर्ग में मानी जाती हैं। उनके लिए काम का जो एरिया है काफ़ी लिमिट कर दिया गया, तो उनको सशक्तिकरण जरूरी है, ताकि वो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों में भी सशक्तिकरण हो सके, ठीक है। और विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आता है आपको अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के उपागम। इसमें हम लोग 4 उपागम के बारे में बात करेंगे। आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत अवधारणा उपागम और क्षमता उपागम। आय उपागम जो है ये काफ़ी प्राचीन है, पुराना है। इसमें हम लोग हमेशा देखते हैं कि जो लोगों को हम लोग मानते भी हैं कि जिनके पास भाई आय ज़्यादा है, जिनके पास संसार ज़्यादा,
जिनका आय ज़्यादा वो ज़्यादा उनके पास ऑप्शंस होंगे। ये काफ़ी पुराना उपगांव में से है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को दिखाता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होता होगा। ये पुराना कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है कि आय जहाँ ज़्यादा है वहाँ मानव विकास ज़्यादा है। कल्याण उपागम में देखें तो गवर्नमेंट बहुत सारे सेक्टर को डेवलप किया है, जैसे एजुकेशन को, हेल्थ को, सामाजिक सुरक्षा को और आपके सुख के लिए। इससे भी क्या है कि हमारे लिए मानव विकास के उपागम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद होता है आधारभूत उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम। ये जो है आपको इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं को रखा है। 6 न्यूनतम आवश्यकता कौन कौन से है भाई? स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास। मैं फिर से बोल देता हूँ, 6 न्यूनतम आवश्यकताएं जो है वो है हेल्थ, एजुकेशन, भोजन, जलापूर्ति, यानी जलापूर्ति में कौन सा? स्वच्छ जल और स्वच्छता। अभी तो सफाई स्वच्छ अभियान भी चल रहा है, इसमें देखे भी होंगे। और आवास। इसका जो चौथा पॉइंट है क्षमता उपागम। इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। उन्होंने संसाधन तक पहुंच के लिए क्षेत्रों मानव के क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। क्षमता उपागम को इसको छोटा समझें तो इसमें लोगों को कोई भी सामान या वस्तु को खरीदने की क्षमताओं किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि मानव विकास को मापन के 2 महत्वपूर्ण इंडेक्स कौन कौन से हैं? इसमें आप लोग करेंगे, इसमें मानव विकास के 2 महत्वपूर्ण जो इंडेक्स हैं HDI और UNDP। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो HDI आप देख सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 2 जो है मानव विकास के मापने के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक हैं। अच्छा, GNH ये भी पूछता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस क्या है भाई? ये विश्व का एकमात्र भूटान ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का माप घोषित किया है। यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को उन्होंने इंडेक्स बनाया है अपने देश का ह्यूमन डेवलपमेंट का। और ये जो डेवलपमेंट है ये एक ऐसा देश है जिसने इस चीज़ को बिल्कुल तय कर रखा है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। यानी कि ये जो है लोगों की आवश्यकताओं को ख़त्म करके मेटालिस्टिक डेवलपमेंट पे ये भी विश्वास नहीं करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे कि मानव विकास का मापन। देखो HDI जो ह्यूमन, ये मानव विकास का मापन जो है इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि हम लोग देखते हैं कई जगह हम लोग बात करते हैं कि मानव विकास का मापन जो है इसमें हम लोग देखते हैं कि कोई देश डेवलप है, कोई देश विकासशील है, कोई अविकसित है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये जो जहाँ की जीवन प्रतिष्ठा यानी स्वास्थ्य अच्छा है, शिक्षा अच्छा है और संसाधनों तक लोगों की पहुँच यानी कि रोजगार है, तो उनके यहाँ HDI जो है इसका इंडेक्स अच्छा होगा। और इसको मापा कैसे जाता है? तो 0 से 1 के बीच में, जो जितना 0 से 1 के बीच में मापा जाता है, और इसे कुल 4 भागों में रखा गया है। यानी पूरे विश्व के देशों को कुल 4 भागों में रखा गया। आपके बुक्स में भी दिया हुआ है, पेज नंबर 28 पे आप जाकर देख सकते हैं। फिर भी मैंने इसको दिखाने की कोशिश किया है। तो इसमें जो सबसे पहला जो ग्रुप होगा अति उच्च विकास, अति उच्च विकास का जो है 8 से ऊपर होगा, पॉइंट 8 से जब ऊपर होगा तो अति विकास में होगा। और उसके बाद उच्च मानव विकास होगा, मध्य मानव विकास और निम्न। इस क्रम में अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा जो उच्च मूल्य सूचकांक वाले जो 10 देश हैं वो है नॉर्वे है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी, आयरलैंड, संयुक्त राज्य कनाडा और न्यूजीलैंड। और कुछ ऐसे भी देश हैं जो बहुत नीचे में हैं। तो नीचे में कौन है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर हम लोग बात करें तो दक्षिणी सूडान, चाड और बुरुंडी काफ़ी कम है। ऐसा क्यों है? तो कुछ देश जो है अपने डेवलपमेंट के लिए अपने कंट्री पे खर्च करते हैं, कुछ देश जो है अपने लोगों के स्वास्थ्य, चिकित्सा, एजुकेशन, आवास पे खर्च करते हैं। तो ये जो लोगों पे जो खर्च हो रहा है
जितना ज़्यादा, तो इससे मानव का विकास का स्तर बढ़ता है। तो मानव विकास के लिए ये जरूरी है। मानव विकास सूचकांक में देखें तो भारत का भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। भारत जो है मानव विकास सूचकांक में पिछली अगर इसकी रैंकिंग देखी जाए तो 130 था, अभी 129 हो गया है। और भारत के साथ साथ अगर आप देखें तो भारत से बहुत सारे छोटे देश हैं जिनका रैंकिंग भारत से बेहतर है। जैसे अगर पड़ोसी देश के बारे में अगर बात करें तो श्रीलंका है। ऐसे बहुत सारे देश हैं छोटे छोटे जो भारत से रैंक में अच्छे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई एम क्वाइट श्योर ये चैप्टर आपको समझ में आई होगी, और इसको 2-3 बार आप देखें, और इसके बाद इस चैप्टर का अंत में जो क्वेश्चंस है आपके बुक्स में दिया उसे सोल्व करके हमें सेंड करें। थैंक यू वेरी मच। और कोरोना वायरस से बचने के लिए हमेशा घर में रहें, सेफ रहें। थैंक यू बच्चों।